अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब जी। अस्सलामुअलैकुम। और हरमीत हमारे साथ मौजूद है और आज हमेशा की पूरा तरह टोला हमारा मौजूद है। पूरी आपको आज खुश टीम आमदीद फॉर्म करने में के है सर, आज पूरी टीम फॉर्म में है। लिए। आज पूरी टीम फॉर्म में है और देखें कि यूनिफॉर्म कैसा है फिर इसका हाँ, देख दैट्स रहा। अ पॉइंट सर। हरमीत का जल्दी से इस्लामाबाद पहुंचते हैं। हरमीत, आपको गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब, आज खाकी में हम आए हैं आज क्योंकि इस वक्त किसान जो है एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। और इस्लामाबाद जो है तकरीबन मुख्तलिफ एरिया को जो है दोबारा बंद कर दिया गया। बड़े मुश्किलात हैं इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, और जो ब्लू एरिया में या दीगर एरिया में काम करते हैं तो उनके लिए वाकई में, क्योंकि कंटेनर जो हैं खासकर डी चौक से आगे जितने इलाके हैं उनको दोबारा सील कर दिया गया। और एक बहुत बड़ी तादाद, मैसिव तादाद में ये कहूँगा कि भाई लोगों की आई हुई है और वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मीडिया की उस तरह कवरेज उनको नहीं मिल रही है, उसका भी उनको गिला है, शिकवा है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में एक बार फिर ऐसी सूरत हाल है जैसे कहीं ना कहीं जैसे लॉन्ग मार्च जिस तरह खान साहब ने कॉल दी थी, इसी तरह सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद की सिचुएशन तो हरमीत ने सर बता दी, वहाँ पर सूरत हाल जरा ज्यादा गंभीर है। लेकिन लाहौर की सूरत हाल हम आपको थोड़ी सी अपडेट कर देते हैं। वो फिशाने खून नहीं होता, ब्लड प्रेशर का मरीज बनाना है इस पाकिस्तानी टीम ने हमें। हम बीच में मैच छोड़कर जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर एक कम बैक होता है और फिर हम बॉलर्स हमारी जान बचा लेते हैं। एक रोलर कोस्टर नहीं होता हरमीत आपके जज्बात का, सर उस पर सवार करके पूरा मैच हमें किजाफी में घुमाया है कल इन्होंने। लेकिन ऑल्दो हमने जीत लिया मैच, बढ़तरी हासिल की। एक कमेंटेटर जो है उनको मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि वो लोग जिनके दिल कमजोर है उनको पाकिस्तान का मैच नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सर बहुत सारे लोगों को मैंने स्टेडियम से जाते हुए देखा है, क्योंकि लाहौरी थे और लाहौरी जो है आपको पता है उनका बस वो जज्बाती है। लेकिन मैंने एक चीज और स्टेडियम में बड़ी अच्छी देखी, और वो अच्छी चीज ये थी कि पूरे स्टेडियम में हमने लाहौरियों को दूसरी टीम की जीत को भी सेलिब्रेट करते हुए देखा है। ये बड़े अच्छे पाकिस्तानियों की ना फॉर्म वाली बात है कि चलो पाकिस्तान जीता तो हम सेलिब्रेट करते ही करते हैं, लेकिन दूसरी टीम जीत रही है तब भी हम थोड़ा थोड़ा चैरिश कर ही लेते हैं। चलो भाई पाकिस्तान आए हो, जीत जाओ, कोई बात नहीं। चले जी आगे बढ़ते हैं सर। हम डिटेल में पूरा सेगमेंट उस्मान वजीर की जरा बात कर लें। खेल के मैदान से उस्मान वजीर ने कल रिकॉर्ड कायम किया है, पहला जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम किया है। उस्मान वजीर जिनका ताल्लुक अस्तोर से है मेरे ख्याल में, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से, और बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के बैंकॉक में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप में उन्होंने जनाब शानदार परफॉर्मेंस दी। और थाईलैंड के ही बॉलर, बैंकॉक के ही, थाईलैंड के ही बॉक्सर को उन्होंने नाखून चने चबवा दिए। छठे राउंड में उसको उन्होंने शिकस्त दी। और फिर उनका ये कहना था हुकूमत से कि हुकूमत सरपरस्ती करे तो कई उस्मान वजीर पैदा हो सकते हैं। तो ये वर्ल्ड यूथ टाइटल फाइट थी जो कि बैंकॉक में, जैसे कि आप बता रहे हैं, और इसमें पहला जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पहला वर्ल्ड टाइटल जीतकर तारीख खत्म की है। हमें बॉक्सिंग में सर जब भी बॉक्सिंग का जिक्र आता है हमें आमिर ही याद आता है, हमें वो हमारे पास एक ही नाम है हैशटैग। लेकिन अब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बड़ी, देखिए उनका अंदाज कितना अच्छा है, टोपी भी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की पहनी हुई है। तो ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनका गिला वही जो हर खिलाड़ी का होता है। आपको याद है एक फुटबॉलर भी हरमीत हमारे शो में आई थी, गिला उनका सिर्फ यही था कि मैं भी खेल कर आई हूँ, पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हूँ। लेकिन मसला है तो फंड्स का है, सपोर्ट का है, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट से या पाकिस्तान की तरफ से हमें मिलना चाहिए। उस्मान वजीर ने इससे पहले भी कई प्रोफेशनल यानी फाइट्स की, और उसमें वो उन्होंने एशियन टाइटल जीता है, वर्ल्ड यूथ का टाइटल जीता, और वो तमाम के तमाम उन्होंने जो हैं वो हुकूमती सरपरस्ती के बगैर किए हैं। तो ये गिला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हुकूमती सरपरस्ती हो तो ऐसे ख़ासतौर पर जब हम देख रहे हैं कि उस्मान वजीर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी अच्छे से, तो उसकी सपोर्ट जरूर होनी चाहिए। अच्छा चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत कुछ आपको आज दिखाने के लिए, वो मूवी जो आजकल पाकिस्तान में लग रही है और जिसको आप रोजाना देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ऑडियो लीक। सर पाकिस्तान ऑडियो लीक के नाम से एक किताब, एक मूवी
और एक पूरी डॉक्यूमेंट्री हम बना सकते हैं जिसमें ऑडियो लीक्स, यू नेम इट, आप किसी का नाम लें, हाल में अगर सिर्फ ऑडियो लीक्स ही शामिल कर लें तो घंटे की फिल्म तो बन ही जाएगी, आराम से बन जाएगी, सिर्फ ऑडियो लीक्स की, यू नेम इट, और उस बंदे की, उस सियासतदान की ऑडियो लीक आपको मिल जाएगी। इमरान खान साहब की साइफर से मुताल्लिक कल ऑडियो आप सबने सुनी और इस पर उनका स्टेटमेंट क्या आया सर? उनका स्टेटमेंट यह आया कि ये ऑडियो नहीं, पूरा साइफर ही लीक हो जाना चाहिए। बड़ी बहुत सारी बातें हम इसको डिटेल में आज की टॉप स्टोरी में डिस्कस करेंगे और इस पर हमारे पास एनबीसी होंगे, इंटरेस्टिंग साथ तज्जिया देते हैं लोगों को जिनको नहीं पता, एनबीसी कहते हैं प्यार से हम उनको, ठीक है, अब तो पता लग गया होगा, उनसे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो इसके फौरन बच्चा आएंगे तो कहेंगे मैं आपका शो देख रहा था मैं देख रहा था आपका शो। चलिए जी, एनबीसी से डिटेल में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा तजिया वो हमेशा देते हैं और इसके अलावा आपको आज हम बताएंगे कि शौक जो है वो बड़े सालों का पुराना होता है जिसे पेट्स की तरह आप पालते हैं। ये बेसिकली एक बुजुर्ग शहरी हैं, बचपन से ही सिक्के और करेंसी नोट जो है सर वो टिकट्स जमा करने का इनका शौक है। किस किस मुल्क की टिकट और करेंसी नोट्स और सिक्के इनके पास मौजूद है वो आपको दिखाएंगे हम आज के इस रनडाउन में। इसके अलावा सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं भाई, मुख्तलिफ ट्रेंड सियासी जमातों की जानिब से, ब्लेम गेम, यहाँ से शिकवा, यहाँ से जवाब शिकवा और सोशल मीडिया पे जो जंग बरपा है इसके बारे में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स के थ्रू पार्टीज चल रही हैं, तो ये सर क्या सूरत हाल है। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे आज हैंड बैग बनाने वाला एक डॉक्टर है। अच्छा। हैंड बैग, अब देखिए वो किस तरह से बनाते हैं, थोड़ा टू बी कंटिन्यू कर लेते हैं। मेरे ख्याल में रिसाइकलिंग, जो पैकिंग मटेरियल है उसको लेके वो रिसाइकल करके बनाते हैं। मतलब उनको देखेंगे और उनसे सीखेंगे भी कि रिसाइकल मटेरियल को जाया नहीं करना चाहिए मटेरियल को। यस, तो ये बड़ा प्रोडक्टिव सा काम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिससे शुरू किया है प्रोग्राम उसी पे हम खत्म करेंगे। हम आपके साथ पूरा एक सेगमेंट करेंगे मैच को लेके कि अब मैच जीत चुके हैं लेकिन आगे जो 2 मैचेस होने हैं लाहौर में उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलें सर चलते हैं अब डेली डोज की तरफ। आज हमारा डेली है थर्सडे मिड ऑफ द वीक में हमारी टीम ने ढूंढा है ऐसा मेज, इसकी 12 टांगे हैं सर। हाँ, 12 टांगे हैं इसकी और वो चलता भी है, आप जहाँ जाएंगे आपके साथ जाएगा और 2 अदद मशीन्स लगाई गई हैं, मोटर्स लगाई गई हैं इसके अंदर और 12 इसकी टांगे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखने में भी लग रहा है। 12 टांगे सर फोल्ड भी हो जाती हैं। हाँ, ये बांस की टांगे बनाई हुई है सपोर्ट देने के लिए, इनको साथ में जोड़ा हुआ है और ये हॉलैंड के एक नेदरलैंड हॉलैंड से एक साहब हैं जिन्होंने ये मेज तैयार की है जो चलने की सलाहियत रखती है। ये सबसे बड़ी बात जो है, अच्छी बात है, जहां आप जाएंगे आपके साथ आपका खाना जाएगा। रोबोटिक की जैसे हो गई ना एक तरह की, जहां आप जाएंगे वहां, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, गाना याद आएगा। आपने खाना खाना है, आपने चाय पीनी है, आपने कॉफी पीनी है, जहाँ आप जाएंगे आपके साथ आपका टेबल जाएगा। हरमीत नाम भी इनका गैलम द कारपेंटर है और ये इन्होंने इस तरह से ये बनाया 12 टांगों वाला। उससे पहले भी 8 टांगों वाला एक मेज बनाया गया 2006 में बनाया था सर, 2006 में, वो भी उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इसको भी करना चाहिए सर, इसको भी करना चाहिए। डबल टांगे हो गई हैं, टांगे बढ़ गई हैं इतने सालों में टांगों में इजाफा हो गया। लेकिन अच्छा सर, अच्छी इन्वेंशन है भाई, बहुत अच्छी इन्वेंशन है। अच्छा जी सर, अगली खबर है, दुबई में गरीबों के लिए मुफ्त रोटी की मशीन्स लगा दी गई हैं। दैट इज वेरी 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 गुड। हमने खबर देखी तो सर हमें बड़ा हम बाकायदा तौर पर पूरी एक टीम लॉन्च करते हैं और उस टीम के जिम्मे काम लगाते हैं कि आपने ये खाना इन जगहों पर तकसीम करना है। लेकिन अब ऐसी मशीन्स नस्ब कर दी है दुबई में जहाँ पर मुफ्त खाना जो है वो गरीबों को मिला करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मशीनें हैं। वो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, इस हवाले से गरीबों को मुफ्त रोटी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, मशीन के अंदर मुख्तलिफ बटन लगे हुए हैं जो आपको चपाती, पिज़्ज़ा ब्रेड या जो भी मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड है वो आपको लेनी हो तो वो आप बटन दबाएंगे और वो आपको उसी वक्त ताज़ा गर्म रोटी जो है वो मिल जाएगी। बशर्ते कि गरीब ही जाएं वहाँ पर और गरीब ही खाएं। अब ये ना हो कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी जाएं वहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और डोनेशन अमाउंट के लिए भी देखें, अगर आप इस मशीन को देखें तो सारी इसके फीचर्स उन्होंने इस तरह से लाइन अप किए हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम दुबई में देखें तो मजदूर तबका बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। मतलब वहाँ पर आप परदेसी जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, आप पाकिस्तान की बात कर लें, यू नेम इट, किसी मुल्क का नाम ले, हर मुल्क के बाशिंदे वहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में।
तो उनके लिए सर ये खास तौर पर मशीनें जो है वो नस्ब की गई। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अगली खबर जो है वो ऐसी है कि सर इतना इंतजार तो मुझे करना पड़े, मैं कर लूँ, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में मुझे जॉब मिल जाए तो मैं तो ये 600 ईमेल्स नहीं 700 ईमेल्स कर दूं। अच्छा जी, मैं आपको खबर सुनाती हूँ। 600 ईमेल्स और कई दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद आखिरकार नौजवान ने हिम्मत नहीं आ रही, ट्राई अगेन एंड अगेन वाली पॉलिसी जो है वो सिर्फ इस बंदे ने इस पूरी दुनिया में फॉलो की, और उसके बाद इनाम देखें सर, वर्ल्ड बैंक में जॉब मिल गई। हाँ, लेकिन जनाब ये कोई आम बात नहीं है कि आप सब मेल करते रहें और आप ये कहें कि आपको मिल जाएगी। ये नौजवान जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, ये येल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म वहाँ पे था पढ़ता, और ये कहता है कि 2 सेमेस्टर बाकी रह गए थे और मैं बड़ा परेशान था, कोविड का ज़माना था कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने ये तय किया था कि मैंने डॉलर्स में ही कमाना है, पहली तनख्वाह भी डॉलर्स में लेनी है, मैंने वापस हिंदुस्तान नहीं जाना। और वो लगा रहा मुसलसल अपना CV भेजना, अपनी ईमेल्स करना, और वो जनाब उसकी हिम्मत जो है उसकी दाद देनी चाहिए। और यहाँ से मैं ये भी बताऊँ कि ये जो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी में आपको पता चलेगा कि वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बलबूते के ऊपर वो जॉब्स हासिल कर रहे हैं। ये सबक हम लोगों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए, कि हम भी पढ़ें, अपना नाम रोशन करें, मुल्क का भी नाम रोशन करें और आला जगहों पे फायज हों। ऑल दो चले जी, अच्छी बात है, जॉब मिल गई, ऑल गुड। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो है रोबोट का 30 सेकंड्स के अंदर 100 मीटर दौड़ने का आलमी रिकॉर्ड। अमेरिका में जो है ना बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में बनाया इसको, और सर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका ऑलरेडी नाम आ चुका है। इससे पहले 2021 में सर 53 मिनट्स में 5 किलोमीटर का फासला तय किया था, ये एक रिकॉर्ड प्रीवियस था जिसको ये तोड़ा है अब इस रोबोट ने। कमाल है भाई, मतलब आप ये देखो, बिल्कुल वो नौजवान जो है जैसे भागते हैं उनकी तरह भाग रहा है, और 30 सेकंड में ये सारा फासला 100 मीटर दौड़ने का, 100 मीटर दौड़ने का, और ये आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये हम अक्सर खबरें ऐसी शामिल करते हैं दुनिया से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया की, जो रोबोटिक दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था सुबह कि रोबोट के बहुत सी जगहों पे, चाइना में तो ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, पूरी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो रोबोट चला रही हैं। हमने पहले कुछ अर्सा पहले खबर भी शामिल की थी, और वो ये थी कि एक कंपनी ने अपना CEO बना दिया है एक रोबोट, वो चेक किया करेगा मुलाजमीन की कारकर्दगी। तो ये तरक्की हो रही है। बल्कि रोज़ा बहुत सारी खबरें ऐसी कि वेटर तक जो है वो रोबोट, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ों में हमने देखे हैं कि जो डिलीवरी बॉयज़ वो भी रोबोट की सूरत में वो आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में लगे ऐसा रहा कि इंसानों का जो जिस तरह जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वैसे भी कम है, रिपोर्ट आ गए तो वो भी और कम हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं हमारे इंसानों की जगह रिपोर्ट ही ले लेंगे, रोबोट आ जाएंगे। सर यहाँ पर एक रोबोट बैठा हो अब्दुल रऊफ साहब की जगह, यहाँ पर एक रोबोट बैठी हो लड़की, इस्लामाबाद में एक रोबोट बैठा हो। लेकिन मुझे लगता है सर रोबोटिक, अगर वो आप CEO की बात कर रहे हैं या वेटर की बात कर रहे हैं या डिलीवरी बॉय की बात कर रहे हैं, दे आर इमोशनलेस। मुझे लगता है कि उनके अंदर जो फीचर्स फिट कर दिए जाते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने उसके मुताबिक ही काम करना होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी आपने जो फिट कर दिया, जो फीड कर दिया, उन्होंने वही करना है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम राजी भाई। के बाद जैसे कि सुहा ने शुरू में कहा था कि ऑडियो लीक्स का कंपटीशन चल रहा है, एक के बाद दूसरी ऑडियो लीक, और पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स थी जिसमें वो मरियम से और मुख्तलिफ लोगों से बातें कर रहे हैं, और उस हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से सवाल भी उठे। मरियम के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कोई नुकसान ज़रूर हुआ उन ऑडियो लीक्स का, लेकिन अब जो ऑडियो लीक्स आई हैं जो इमरान खान साहब और आज़म खान के बारे में है कि उनकी गुफ्तगू अमेरिकन साइफर के हवाले से है, उसका इमरान खान को कितना नुकसान होगा, ये क्या है सिलसिला, ये क्यों इस तरह की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। और इमरान खान साहब तो अभी तक डटे में हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि ऑडियो लीक्स का पूरा साइफर ही जो है उसको शाया कर दिया जाए ताकि लोगों को पता चले, वो तो डटे में है। क्या इमरान खान साहब का बयानिया जो इस हवाले से है, जो उन्होंने ऑडियो लीक्स के अंदर किया है कि मैं मिनट्स खुद लूँगा, अपनी मर्ज़ी से उसको तब्दील कर दूँगा साइफर को,
वो कितना जेन्युइन लगता है, कितना सही लगता है, इस हवाले से बात करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। नासिर, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये कंपटीशन ही चल पड़ा एक ऑडियो लीक्स का कि एक तरफ से आएगी फिर दूसरी तरफ से आएगी, और इमरान खान साहब पहले कह रहे हैं कि अभी शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स और भी आनी है, उनको पहले से ही पता चल गया हुआ है। ये क्या मामला है भाई? देखिए, पहली बात, जो पहली ऑडियो लीक आई उसने तो कद बड़ा किया है प्राइम मिनिस्टर का, कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी भतीजे का सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। हाँ, that's the point. तो पॉजिटिव बात हुई बहुत, और उससे लगा कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और उससे एक बात और भी समझ में आती है कि अगर पीएस आपका ईमानदार हो, मुझे नहीं पता तौकीर शाह कौन है, मुझे नहीं पता कि आजम खान कौन है, कि अगर आपका पीएस ईमानदार हो तो आपको सही गाइड करेगा वो। उसने कहा कि बीबी की ये तजवीज़ हम मंजूर नहीं कर सकते, बड़ा बलवा हो जाएगा। तो उसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं समझा दूंगा। हाँ। यहाँ आजम खान साहब तरीके बता रहे हैं चीट करने के। एग्जैक्टली, हाउ टू चीट सर। तो वो अभी आप बात कर रहे थे, मुझे वसीम बरेलवी का शेर याद आ गया इस पूरी ड्रामे के ऊपर, कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। वाह, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो क्या करता ना भाई, ये सब लोग एतबार करते चले गए। हमने आपके प्रोग्राम में भी कहा, आपने भी कहा, और हनबीर से बात हुई, सोहा से बात हुई, और लोगों से भी, कि ये पॉइंट कहीं पे खड़ा नहीं होगा ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पर्चा लहराया था वो साइफर का नहीं था। मेरी कई वुज़रा से बात हुई, कई सफीरों से बात हुई, उन्होंने कहा साइफर का तो सफाई अलग होता है, वो कागज होता ही नहीं है ये, और फिर जो एम्बेसडर रिपोर्ट देता है वो भी अलग होती है। यहाँ जो सूरत हाल बनी है कल, वो ड्रामा था ना एक, हम बनाना को चाह रहे हैं कि हम कोई गुलाम हैं, उसकी आखिरी किस्त थी, और क्या सनसनीखेज किस्त थी साहब। सब कुछ झूठ का महल। अच्छा, जी हरमीत। अच्छा सर, मैं जैसे अगर देखा जाए, कल खान साहब के साथ मैं भी पंजाब हाउस में था, और खान साहब से जब हमारे कुछ साथी ने सवाल किया कि अब साइफर आ गया है, अब आपने उसका, आपकी जो वीडियो है वो ऑडियो जो है वो लीक हुई है, तो उसने कहा, खान साहब ने बड़े खुल के कहा, जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि साइफर है, इसको खोला जाए, तब मैं पार्लियामेंट जाने के लिए भी तैयार हूं। और इससे कबल वो एक जलसे में भी कह चुके थे कि भाई मैं जलसे में, मैं पार्लियामान में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मरासले को खोला जाए। यानी वो उस बयानी को अब भी वो उस पर जबरदस्त तरीके से वो कह रहे हैं कि अब साइफर खुलेगा तो मैं और खेलूंगा, यानी इस बयानी को वो और भी आगे लेके जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि पीडीएम ने जिस तरह कमजोरी दिखाई है, इस ये एक गैर मकबूल बयानियत है जो रिजेक्टेड था तमाम तर पार्लियामेंट से, अदालत से, अमेरिका ने भी इसको जो है रिजेक्ट किया, हर जगह से ये रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से खेला। तो आप नहीं समझते कि कमजोरी जो थी या नाकामी जो थी पीडीएम की खुद की थी कि उन्होंने इस बयानी को कमजोर बनाने में बड़े नाकाम रहे? सर देखिए, खान साहब का ये जो बयानिया था, खुद उनकी अपनी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनमें मकबूल नहीं था, वो मजबूरी अलग थी। कभी आपने सुना असद उमर से इसके बारे में खुल के बात करते हुए? कभी आपने सुना इब्राहिम इस्माइल साहब से, शेख रशीद जो चाहें कह दें, फहद चौधरी साहब जो चाहें जिसके बारे में कह दें, मुशर्रफ को वो डिफेंड करते रहे, जरदारी को डिफेंड, गूगल में पड़ा हुआ है सब कुछ। अब इनको डिफेंड करें, कल किसको डिफेंड करेंगे मुझे पता नहीं। दूसरी बात, साइफर क्यों आप नहीं कर सकते? साइफर आप इसलिए पब्लिक नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि इसको आप पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। सिक्योरिटी एक्ट में हम सब पकड़े जा चुके हैं, शायद रूबा भाई पकड़े गए होंगे, हम लिखते थे, कह दिए ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन ये वाकई सिक्योरिटी एक्ट है। दूसरी बात, साइफर क्या होता है? साइफर एक छोटी सी रिपोर्ट होती है कि मेरी फखरुद्दीन से मुलाकात हुई, फखरुद्दीन के चचा अहमदुद्दीन ने बताया कि अल्लाह दत्ता ये कह रहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो सही नहीं कर रही है। अब इसको आप ये कह रहे हैं कि आओ इसको कुछ करते हैं, आओ इसको बनाते हैं आलमी साजिश। जुमले तो देख लें आप, क्या जुमले, आओ इसको बनाते हैं आलमी साजिश। वो कहते जी मैं ऐसा करता हूँ ना, बुलाता हूँ सब लोगों को, ये बच्चों वाला खेलता है सब, ये इमेच्योर पॉलिटिक्स।
कि मैं बुलाता हूँ इनको और इनसे कहता हूँ कि आप ये पढ़ के सुना दे, मैं मिनट्स लूंगा, रिपोर्ट तो मैंने बनानी है, वो रिपोर्ट मैं बना के एनालिसिस भी मैं खुद ही कर दूंगा। कल इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है साइफर के हवाले से, तो मुझे याद आ रहा है कोई पहला मिसरा थोड़ा सा एक आध लफ्ज़ इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। किरदार होना चाहिए, क्या बात है। तो नासिर वो ये है मामला के अब वो जो डट गए हैं वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है मैंने बिल्कुल सही कहा है इमरान, और उनके फॉलोअर्स भी उसको मानते चले जा रहे हैं। और असद उमर का भी बयान ये आया कि जनाब ये तो बिल्कुल सही बात है, साइफर बिल्कुल सही है, कोई जाली इसमें चीज़ नहीं है। तो इस हवाले से आप ये देखिए कि जो मर्ज़ी कर लिया जाए, जो फॉलोअर हैं इमरान खान के उन्होंने नहीं मानना और वो ज़िद में लगे रहेंगे, तो इसका क्या किया जाए? ये तो एक कल्ट बन गया है, मतलब एक तरह से एक सारा जो है बिल्कुल कल्ट है ये। और क्योंकि देखिए अभी मुझसे एक साहब की बात हो रही थी, वो कह रहे थे, मैंने कहा यार फर्ज करें खान साहब जिससे 35 पंचर थे ना, 35 पंचर, उसके बारे में उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, बाद में उन्होंने यही कहा ना मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इसके बारे में अगर उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, फिर क्या होगा? फिर कहेंगे देखो खान ने क्या मजाक किया है, क्या मजाक किया खान ने, अमेरिका तक हिल गया। वो मानेंगे नहीं। देखिए वो मतलब झूठ पे इस तरह कायम रहेंगे, साहिब किरदार लोग हैं ना, अब पता नहीं कौन सा किरदार है ये मुझे पता नहीं, तो बाहर झूठ पे कायम है। देखिए रव भाई, साइफर बहुत आते हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक 7 से 8 साइफर डेली आते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से भी जाते हैं, पाकिस्तान से बहुत जाते हैं आजकल। हर सफीर भेज रहा है पाकिस्तान के बारे में कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है जो किसानों का मार्च हो रहा है जहाँ से हरमीत आ रहे हैं के बारे में साइफर गया होगा एक एम्बेसडर का। ये साइफर होते ही नॉर्मल होते हैं। देखिए आपने CPEC को रोल बैक किया, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। चीन ने कितने साइफर भेजेंगे आपको, लाए ना सामने लेकर आए। कि आपने वेस्टर्न रूट को रोक दिया, आपने इंडस्ट्रीज को रोक दिया, आपने उसकी स्पीड कम कर दी, आपने वो उसके बारे में है सऊदी अरब से जो साइफर आपके खिलाफ आए थे, वो जो सफीर ने भेजे थे वो लेकर आए, जिसके बाद एक सफीर को आपने बरतरफ किया। तो जितने साइफर यूएई ने, बल्कि यूएई का साइफर तो ज़बानी था कि पाकिस्तान पछताएगा, अफगानिस्तान का साइफर ज़बानी होता है, वहां से हमला हो जाता है। तो ये सब सामने लेकर आए हैं। अमेरिकी साइफर एक थोड़ी आया होगा, दर्जनों होंगे, तो सब लेकर आए। और मैं समझता ये हूँ कि बिल्कुल इसको ओपन करें, बिल्कुल इसको ओपन करें और इसके साथ साथ मैच करें इस गुफ्तगू को। क्या हो खेलते हैं, वाह कबड्डी कबड्डी खेलते हैं तो इसको इस साइफर से मैच करें कि कहाँ से मिलता है। फिर वो कहता है, आज मैं बिलावल को सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बिलावल ने कमाल किया है, मुलाकात कभी नहीं हुई उससे, लेकिन उसने कमाल किया है बाहर जाकर उसने एक बार अटैक किया है सिर्फ, और वो भी इनका एक लॉबिस्ट था, उसने सवाल किया था एक थिंक टैंक में कि आपने तख्ता उलट दिया इमरान खान का फौज से मिलकर। उसका उसने टिका के जवाब दिया, वो जाहिर है एयर भी हो चुका है। उसने आज ये कहा कि जी खान साहब का जो मुतालबा है इंतखाबात का, वो इंतहाई नामुनासिब और नामाकूल है, क्योंकि इस वक्त 4 करोड़ आदमी सैलाब में फंसे हुए हैं। मैंने तस्वीर लगाई है आज डिग्री की कि जनाजा चारपाई पर रखा हुआ, पानी में लेके जा रहे हैं खुशकी की तलाश में। हाँ जी, कि कहीं खुशकी मिल जाए। मेरी फेसबुक पर है। तो जब कोई आदमी पड़ा हुआ सो रहा है, फटे कपड़े हैं, खुराक मिली नहीं है, आधा किलो चावल मिलते हैं 10-10 लोगों को, इंतहाई नाकाफी। 25% इमदाद पहुंची अभी तक, उस पर आप करें इंतखाबात करो फौरन। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही, हरमी सही कह रहे हैं कि वो साइफर भी ओपन करें आप, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे तो, और ये गुफ्तगू भी ओपन करें। मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत दोनों चीज़ें लेके सुप्रीम कोर्ट चली जाए रेफरेंस में। थैंक यू सो मच। आपसे डिस्कस हमेशा बहुत मजा आता है, हम इसे मजीद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वक्त के हम थोड़े से पाबंद हैं। लेकिन होश के नाखून फॉलोअर्स को लेने चाहिए, इनके पास सामने सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं मानता हूँ कि पॉलिसी वो लेके बैठे हुए हैं। जरा सोचें इस बारे में। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर एनालिस्ट क्रिकेट के हवाले से एक अथॉरिटी के तौर पे जाने जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रऊफ भाई बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का कि जिन्होंने हमें मदऊ किया और सुबह सुबह आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कल के मैच के हवाले से भी ज़रा बात करते हैं, लेकिन जितने भी मैचेस अब तक हुए हैं उसमें पाकिस्तान की टीम की बैटिंग तो सिवाय एक मैच के तकरीबन हर मैच में एक्सपोज हो गई है और मिडिल ऑर्डर तो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इस हवाले से क्या कहिएगा, मतलब क्या करने की ज़रूरत है? मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए हैं लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल रऊफ साहब, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस पूरी बैटिंग लाइनअप को देखें तो 315 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने 5 मैचों में, बाकी 100 शायद 80 रन हैं बाबर आजम के, जिसमें एक 110 रन की इनिंग्स है। लेकिन ओवरऑल जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो पहले मैच से कल 5वें मैच तक स्ट्रगल कर रही है और मेरे ख्याल में काफी कंसर्न है, क्योंकि अब तो जो 23 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच होना, उसमें अब तकरीबन 3 हफ्ते रह गए। तो मुझे काफी तशवीश है पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप की कारकर्दगी से, क्योंकि होम ग्राउंड पर इन कंडीशन में जिनमें इन लड़कों ने अपनी क्रिकेट शुरू की, अपने आप को ग्रो किया, लेकिन यहां अगर परफॉर्म नहीं कर सकते तो हमने यहां से न्यूजीलैंड जाना है, एक 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने, फिर वर्ल्ड कप के लिए जाना है। तो मेरे ख्याल में काफी कंसर्न की बात है। अगर बैटिंग के यही मसाइल रहे तो फिर हो सकता है कि वर्ल्ड कप में कुछ हमें अच्छी खबरें ना मिल सके। अच्छा ये फरमाइए कि बाबर भट्टी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि रिजवान को हमने देखा है कि 300 मतलब सबसे ज्यादा स्कोर उन्हीं का इस सीरीज में बन रहा है, फिर बाबर की बारी आ जाती है, लेकिन अब अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो टोटली हम पिछले 1 साल से आपका तजिया भी हम सुनते हैं मुख्तलिफ टेलीविजन पे, आप भी यही जिक्र कर रहे हैं, सारे जितने भी एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स वो भी ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे ही गलतियां जो हैं हमें नजर आती हैं और वहां पे ही कमजोरी हमें नजर आती है। अब आपने जिस तरह फरमाया कि आने वाला वर्ल्ड कप है, तो किस तरह देखते हैं टीम को आप? कितनी अब इस पर काम करने की जरूरत है इस वक्त मिडिल ऑर्डर पे? देखिए हरमीत साहब, अगर पिछले हम 1.5-2 साल की परफॉर्मेंस देख लें तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी के गिर्द घूम रही है। पैचेस में हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो नजर आती है, कभी मोहम्मद नवाज जितवा देते मैच, कभी हसन अली जितवा देते, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है वो सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों के दरमियान थी। अब शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है, कल नसीम शाह को नमूनिया हो गया, कह रहे हैं कि वो भी न्यूजीलैंड के टूर के लिए डाउटफुल है, और फखर जमान पहले ही अनफिट है। तो मेरे ख्याल में काफी तशवीश की बात है। और एक ही चीज अगर प्लेयर रिपीट कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में फिर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि 15 अक्टूबर वो डेडलाइन है जहां पाकिस्तान के पास चांस है कि वर्ल्ड कप से पहले टीम को तब्दील कर लिया जाए। हम शोएब मलिक का भी नाम सुन रहे हैं कि शोएब मलिक ने टीम में आना है, हारिस सोहेल का नाम सुन रहे हैं, और भी हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल में अगर फैसला लेना है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ने तो अभी से ले लें, क्योंकि एन वर्ल्ड कप जब सर पे होगा उस वक्त अगर कोई सख्त डिसीजन ले लिया तो मेरा नहीं ख्याल अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम से बाहर से प्लेयर अंदर आएगा, माहौल से तो वो आशना होगा, लेकिन जाहिर है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पिचेस से वो लोग आशना नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अगर कोई फैसला करना है तो कर दे, ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हमने वर्ल्ड कप की कैंपेन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और जिन्होंने नहीं जाना तो उनको यहीं से खुदाफिज कह दे। आगे जाके सख्त फैसले करेंगे तो वो मेरे ख्याल में टीम के लिए मुश्किल होंगे। अच्छा भट्टी साहब ये फरमाइए कि बाबर आजम के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर आजम 2-3 मैचों में जिस तरह से आउट हुए हैं वो गेंद की उछाल के ऊपर आउट हुए हैं। मार्क वुड ने 2 दफ़ा उनको आउट किया है जहाँ गेंद ज़रा ज़्यादा बाउंस करके आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया जाना है और ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स इस तरह की हैं, वहाँ पे बाउंस वैसे ही ज़्यादा होना है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। इस हवाले से फरमाइए कि मतलब क्या उनको कहाँ प्रैक्टिस करवाई जाए, क्या कहा जाए? नंबर 1 से नंबर 3 पे फिसल के नीचे वो आ गए हैं और अभी भी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं हो पा रही। सर अब 4 पे चले गए, जो कल रैंकिंग आई है बाबर आजम अब नंबर 4 हो गए, तो और नीचे चले गए।
देखें, बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त बात की कि कल रात जो कजाफी स्टेडियम में मैच हुआ, पाकिस्तान के 10 में से 3 बैट्समैन जो थे वो शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हुए, तो ये तो हमारे लिए मसला है। और मार्क बिल्कुल। वुड ने बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के ऊपर होमवर्क किया हुआ था। आप देखें कि हमारा जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल करता रहा शॉर्ट पिच गेंदों पर। आजकल देखें, आजकल के जदीद दौर में बॉलिंग मशीन है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल बराबर है, वहां पर जाएं, बॉलिंग मशीन पर आप प्रैक्टिस करें। लेकिन बाबर आजम तो देखें दुनिया के बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं, और इस वक्त जो टॉप 5 दुनिया के बैटर्स हैं उनमें से एक बाबर आजम है। लेकिन बाबर आजम से ज्यादा भी जो कंसर्न है वो हैदर अली की परफॉर्मेंस है, इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस है, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस है, फिर आसिफ अली की परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल में बहुत दिनों से हम लोग जो एक चीज कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो नंबर 3 पर आ जाए, क्योंकि शान मसूद जो है वो बेसिकली ओपनर है। आप देखें नीचे शान मसूद 1.50 उन्होंने किया कराची के गालिबन तीसरे मैच में, लेकिन शान मसूद नीचे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ओपन करें, बाबर आजम नंबर 3 पर आ जाए, तो मसला रऊफ साहब ये है कि जो 6 पावर प्ले के ओवर्स हैं, हर बैट्समैन की ख्वाहिश होती है कि T20 में वो एडवांटेज ले ले, फील्डर्स अंदर होते हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तान को कुर्बानी देने के लिए आगे आना चाहिए। अगर आप पास में देखें, हमारे जो बड़े बड़े कप्तान रहे वो खुद फ्रंट से लीड करते थे, तो बाबर आजम को चाहिए कि वो नंबर 3 पर आ जाए, शान मसूद और रिजवान को ओपन करने दे। लेकिन मसला है कि कोई बैट्समैन जो है वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना कोचिज में इतनी हिम्मत है कि इन बैट्समैनों को कह सके कि भाई आप शफलिंग कर लें। तो मेरे तो ख्याल में यही बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि रिजवान और शान मसूद ओपन करें और बाबर आजम नंबर 3 पर आए। जी हरमीत। अच्छा सर, कल हमने मैच में ये भी देखा कि नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जिस तरह आपने फरमाया कि जो मार्क वुड है उसने शॉर्ट पिच जिस तरह फेंकी, और उसके बाद हमारे खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी 2-3 ऐसे जो थे जिनमें बाबर भी शामिल थे, वो भी आउट हुए। लेकिन नवाज की बॉलिंग बड़ी कमाल की थी, 9 रन उन्होंने दिए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कोई ओवर नहीं दिया गया। क्या लगता था आपको कि, और साथ साथ ये बताइए कि बाबर की परफॉर्मेंस जिस तरह रऊफ साहब ने जिक्र किया, तो क्या कोई दबाव तो नहीं उसमें आ गए हैं क्या? अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जो कप्तानी है उनसे लेनी चाहिए। इस पर आपका क्या तबसरा है सर? देखिए हरमीत साहब, अभी तो बाबर आजम अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको सीखना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने भी पॉइंट रेज किया मोहम्मद नवाज का। अगर आपको याद हो, एशिया कप का जो फाइनल था वहां मोहम्मद नवाज को 1 ओवर दिया, उन्होंने 3 रन दिए, बाकी 3 ओवर मोहम्मद नवाज से नहीं करवाए। तो ये छोटी छोटी सी खामियां हैं। असल में होता यह है कि अगर कप्तान अंदर गलती करता है तो बाहर जो कोचेस बैठे होते हैं या सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो कप्तान को मशवरा देते हैं। लेकिन यहां मुझे नहीं लग रहा कि कोई सीनियर प्लेयर आगे आ रहा है। अगर आपको याद हो एशिया कप का वो फेमस मैच जिसमें एक बार रिजवान ने रिव्यू ले लिया और बाबर आजम ने ऐसे इशारा करके उसको कहा कि मैं कप्तान हूं इस वक्त ग्राउंड में, आपने कैसे रिव्यू ले लिया। तो शायद ये बाबर का जो रवैया है उसकी वजह से जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, या फिर जो सकलैन मुश्ताक या जो दूसरे कोचेज डगआउट में बैठे हुए वो बाबर से बात करने से डरते हैं। मेरा ख्याल में क्रिकेट चूंकि टीम गेम है, जो अंदर प्लेयर्स मौजूद है वो भी मशवरे देते हैं, जो बाहर कोचिंग स्टाफ बैठा है वो भी कप्तान को बताता रहता है। लेकिन फौरी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को तब्दील करना चाहिए, लेकिन बाबर आजम को चाहिए कि अगर गलती कर रहे हैं तो खुले दिल से तस्लीम करें। देखिए मिडिल ऑर्डर में एक बच्चे से भी आप बात करेंगे वो कहेगा कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग वीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में जब सकलैन मुश्ताक से बात हुई तो उन्होंने फलसफियाना अंदाज में उसका दिफा किया, लेकिन उनके पास कोई लॉजिक नहीं थी। इसी तरह कप्तानी में जिस तरह आपने बात की कि नवाज से पूरे ओवर नहीं करवाए गए, वो गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आप उनको इस्लाह की बात करें तो वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे ख्याल में आज के दौर में मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लस ये जो रेड कारपेट मिलता है प्लेयर्स को, वो समझते हैं कि हम हर चीज से बालातर हैं। तो मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि क्रिकेट खुशियां भी देता है रऊफ साहब, गम भी देता है।
मैंने इसी कराची शहर में जावेद मियादाद को रोकर रिटायरमेंट लेते हुए देखा। कराची प्रेस क्लब में 96 की बात है। तो लिहाजा क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए कि वो शेख रशीद अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना कि एवरी डे इज नॉट संडे, तो हर वक्त जो है वो बदलता रहता है। लिहाजा अगर आप अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते जाएं तो यह है कि आपको भी खुशियां मिलेंगी, आप कौम को भी खुशियां देंगे। कैमरा का टाइम खत्म हो रहा है, खत्म हो गया टाइम और बस कुछ सेकंड्स बाकी हैं, लेकिन आपसे लेते हैं हम अब इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, वीक का हमारा लास्ट शो होगा। वीकेंड की तैयारी आप कर लें, खुश रहें, सलामत रहें और आपको एक बार फिर से जाते जाते सुबह बखैर हमारी तरफ से अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।